हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। ये कहता है कि अगर आप एक एटम को स्फीयर की तरह मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी बॉल की, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, उसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या है कि डिस्टेंस from the center of the nucleus, distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing the electron, to the outermost shell containing the electrons। अब हमने थियोरिटिकल तो पढ़ लिया कि एटम जो है वो एक बॉल की तरह है, और भाई उसकी बाहर वाली शेल जो है, सबसे बाहर वाली शेल न्यूक्लियस से लेके वहां तक का डिस्टेंस हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है। लेकिन अब इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि हम एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर ही नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको रीजंस बता रही हूँ कि एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन क्यों नहीं हो पाती। पहली बात तो ये कहते हैं कि जो आपका एटम होता है उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री ही नहीं होती। देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री कि बस एटम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट अ लार्जर डिस्टेंस। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा और हमारा एटम यहाँ पे खत्म हो गया। तो जब एटम की कोई बाउंड्री ही नहीं है तो आप कैसे उसको आउटर मोस्ट शेल की बाउंड्री कंसीडर कर सकते हो? तो हम नहीं मेजर कर सकते। सेकेंड ये कहते हैं कि आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते सिंगल एटम को। यू कांट आइसोलेट, कैन नॉट आइसोलेट अ सिंगल एटम। जब आप सिंगल एटम को आइसोलेट ही नहीं कर पाओगे तो उसके न्यूक्लियस से बाहर वाली शेल तक का डिस्टेंस कैसे मेजर कर पाओगे? तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि भाई हो नहीं सकती फिजिबल, तो इसलिए हम एटॉमिक रेडियाई नहीं बता पाते। और ये कहता है कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है ना बेटा, वो चेंज होता है एक बॉन्डेड स्टेट से दूसरी बॉन्डेड स्टेट में। कि आपका जो एटम है वो दूसरे एटम से कोवलेंटली बॉन्डेड है, या आयनिक बॉन्ड है दूसरे एटम के साथ, या वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इन सब के बेसिस पे एटॉमिक रेडियाई की जो आपकी बॉन्ड लेंथ आएगी वो अलग अलग आएगी, एटॉमिक रेडियाई अलग अलग आएगा आपका। तो सेम वो हो ही नहीं सकता। अब ये कहते हैं कि नेबरहुड में जो इवन दूसरे एटम होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस भी इफेक्ट करती है एटॉमिक रेडियाई को कि उसके आसपास दूसरा एटम कौन सा प्रेजेंट है। तो हमारे पास ये 3-4 कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से हम कभी भी एटॉमिक रेडियाई एग्जैक्टली नहीं बता पाते। तो अब एग्जैक्टली जब आप एटॉमिक रेडियाई नहीं बता पाएंगे तो आप क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे एटॉमिक रेडियाई कोवलेंट रेडियस की फॉर्म में। ठीक है, कोवलेंट रेडियस क्या होता है बेटा? व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। दो एटम हैं जो कि आपस में ओवरलैप हुए, इस तरह से ओवरलैप हो गए, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। तो कोवलेंट रेडियस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? व्हेन टू एटम्स जो है आपके ऑफ सेम टाइप आर कोवलेंटली बॉन्डेड, सेम टाइप के कोवलेंटली बॉन्डेड है, द रेडियस ऑफ ईच एटम, जो रेडियस होगा दैट विल बी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। जो दो न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हाफ कर दो, तो यहां से लेके यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है दैट इज कोवलेंट रेडियस। देखिए, आपको फिर से एक बार अच्छे से बताती हूँ। ये दो एटम है बेटा, एक एटम ये एक्स ले लिया हमने, एक एटम दूसरा और हमने एक्स लिया, ये दूसरा एटम आपका एक्स। ये जो है सेंटर में ये एक एक्स का न्यूक्लियस, ये दूसरे एक्स का न्यूक्लियस है। अब ये कहता है कि एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको अगर आप हाफ कर देते हैं, हाफ बीच में से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कोवलेंट रेडियाई आएगा। कोवलेंट रेडियाई क्या है? अब इस न्यूक्लियस से लेके
और यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है, यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस को आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि 1/2, आपने हाफ कर दिया, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का हाफ किया। कौन सा डिस्टेंस लिया था आपने? बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है, ऑफ टू एडजेसेंट, साथ वाले एडजेसेंट जो हैं सिमिलर एटम, सेम लिए इस बार आपने एटम, सिमिलर एटम्स join to each other, join to each other through single covalent bond, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए एक एक वर्ड का मतलब फटाफट। 1/2, आपने डिस्टेंस का न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस था उसका हाफ कर दिया। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन किसका? सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, दो एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे ना, उसके डिस्टेंस का हाफ कर दिया। और वो न्यूक्लियाई किसके थे? टू एडजेसेंट, साथ वाले सिमिलर एटम, दोनों एक्स एक्स लिए हैं हमने, वो एक दूसरे से ज्वाइंट थे थ्रू अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या है? कोवलेंट बॉन्ड को ये कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर कोवलेंट रेडियस लिखना हो तो कोवलेंट रेडियस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन द बॉन्डेड एटम्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये कहता है कि और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अगर आपके दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनके न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस है उसको अगर आप हाफ करके कोवलेंट रेडियस निकालने की सोचोगे ना, तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएंगी। दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस इज लिंक्ड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ओनली। ये कंडीशन है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप हाफ करोगे, ऐसे नहीं डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है उनको हाफ कर दोगे और आप कहोगे ये हमारा कोवलेंट रेडियस है। नो। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकंड जो आप एटॉमिक रेडियस मेजर करते हो वो आप वंडरवॉल रेडियस भी मेजर कर सकते हो। वंडरवॉल रेडियस, देखिए कोवलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस में क्या फर्क है? वंडरवॉल रेडियस में ये कहता है कि वंडरवॉल रेडियस होता है आपका हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ है, कोवलेंट बॉन्ड भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ था, लेकिन ये किसके बीच में है? बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट atoms belonging to two neighboring molecules of same substance in solid state, in solid state। एक तो हम ना वंडरवॉल रेडियस ये कहता है कि कभी भी आप ना लिक्विड्स में या फिर आप गैसेस में मेजर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें वो काफी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और डिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा। तो जनरली जो हम वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं ना बेटा, वो हमेशा सॉलिड स्टेट में मेजर करते हैं। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें ना आपने दो मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, जैसे एक ये आपका XX था ये, और इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस था अगर उसको हम हाफ कर देते थे तो ये हमारा आ जाता था यहाँ पे कोवलेंट रेडियस। अब ये कहता है एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल ले लो, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल ले लिया आपने, अब इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी अगर आप हाफ करोगे तो ये क्या आ जाएगा? आपका कोवलेंट रेडियस। अब इसमें ये कहता है बेटा कि जो आपके दो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल में जो साथ वाले दो एटम हैं एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम जो हैं आपके बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल
पड़ोसी हैं एक दूसरे के, और उनमें जो साथ वाले एटम जो हैं आपके, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है जो मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, इसको अगर अब आप हाफ कर दो तो यहां से लेके यहां तक जो आपका आया ये आपका है बेटा इस केस में वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, तो देखिए ये जो था इस न्यूक्लियस से लेके अगर इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आप हाफ करते हो, ये अगर आप हाफ करते हो तो यहाँ पे आता है बेटा आपका कोवलेंट रेडियस है ये। ठीक है, ऐसे ही इधर अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर आप हाफ करते हो तो यहाँ पे ये आपका आएगा कोवलेंट रेडियस। अब अगर हम वैन डर वाल रेडियस की बात करें तो वैन डर वाल रेडियस ये कहता है कि अब आपके ये दो पड़ोसी मॉलिक्यूल हो गए, एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल, इनके जो साथ वाले एटम हैं, ये दो है ना साथ वाले, तो बिल्कुल इनके न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको जब आप हाफ कर दोगे तो जो आएगा बेटा वो आपका वैन डर वाल रेडियस आएगा। ये आपका वैन डर वाल रेडियस है। ठीक है, तो डिफरेंस पता लगा आपको कोवलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस में। कोवलेंट रेडियस क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में जो दो एटम इन्वॉल्व होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ करते हैं। वैन डर वाल में हम दो मॉलिक्यूल अलग अलग लेते हैं और उनमें जो साथ वाले एटम हैं उनके बीच का। अब आपको अगर यहाँ से देखो देख के ही पता लग रहा हो ना, तो कोवलेंट रेडियस जो था बेटा, कोवलेंट रेडियस आपका इतना सा है, ये आपका कोवलेंट रेडियस है, और उसके कंपैरिजन में ये वैन डर वाल रेडियस है। तो वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस से हमेशा ज्यादा वैल्यू आएगी वैन डर वाल रेडियस की। एक आपका अब इसमें आता है कि आपका मेटेलिक रेडियस क्या है। मेटेलिक रेडियस में ये कहता है बेटा कि आपका मेटेलिक रेडियस जो है दैट इज रेडियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो आपका रेडियस है दैट इज जॉइंड बाय मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, दो एटम है उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है, इन दो एटम्स के बीच में। अब ये जो दो एटम आपस में मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, इनके आपस में न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर आप उसको हाफ कर देते हैं तो आपका जो आता है दिस इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। इसको हम मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो वैन डर वाल रेडियस जो होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा, फिर आपका आएगा मेटेलिक रेडियस, और फिर आपका आएगा सबसे छोटा होता है कोवलेंट रेडियस। तो जनरली कभी भी अगर हमें एटॉमिक रेडियस डिफाइन करना हो ना तो हम कोवलेंट रेडियस की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि ये माना जाता था कि नोबल गैसेस जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती ही नहीं है, तो उनमें तो सिंपल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो उनका हम जनरली वैन डर वाल रेडियस बताते थे। ठीक है, अब ये बात करता है कि अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखें एटॉमिक रेडियाई के, मतलब जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं या हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या फर्क आता है। ये कहता है कि जब एन एटम गेट्स लार्जर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस, अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर हम अक्रॉस द ग्रुप बात करें, मतलब आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं अप टू बॉटम, तो हमेशा एटॉमिक रेडियाई जो है बेटा आपका वो इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे एरो से ये दिखाया है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई हमेशा इंक्रीज होता है। अब इसका रीजन भी जान लेते हैं फटाफट क्यों इंक्रीज होता है। क्योंकि ये कहता है कि जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो ना तो देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ड्यू टू increase in number of electron shell, शेल ही बढ़ जाती है जब आप ऊपर से नीचे की साइड मूव करते हैं तो क्या होगा कि एटॉमिक साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा। देखिए अगर ये एक एटम है आपका, सेंटर में न्यूक्लियस, एक ये अगर शेल है तो सेंटर से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस है एटॉमिक रेडियस इतना, अगर मैं एक और शेल डाल देती हूँ बेटा, एक और शेल डालूंगी तो ऑब्वियसली देखो रेडियस बढ़ा है, तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज होती जाएंगी तो क्या होगा कि आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें ये कहते हैं कि एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, वैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो थोड़ा एटॉमिक चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन
फिर भी आपका एटॉमिक रेडियाई जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो उसको ओवरकम कर रही है, जो थोड़ा बहुत इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। देखिए, अब अगर हम इस ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो इसमें ये आपको कह रहा है कि लिथियम का जो है अराउंड एटॉमिक रेडियस 152 है पिकोमीटर में, और फिर अगर हम सोडियम की बात करें वो 186 है, पोटेशियम 231 है, और रुबियम 244 है, सीजियम आपका 262 है। ठीक है, अब न्यूक्लियर चार्ज इसमें देखें तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होते हैं तो +3 है। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11 यूनिट है। पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन है तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, 19 यूनिट है। रुबियम के पास कितना है, 37 है। ऐसे ही सीजियम की अगर हम बात करें तो कितना है, 55 है। इसके पास बेटा एक ही शेल है, सेकंड शेल मतलब 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। तो क्या हो रहा है, लिथियम के पास एक फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सेकंड शेल जो है 2s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ये इसका एटॉमिक रेडियाई हो गया। लेकिन जैसे ही हम आगे मूव करते हैं सोडियम पे तो हमारा क्या हो जाता है, एक और शेल बढ़ जाती है, 3s1 आ जाती है। अब आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s1 शेल बढ़ गई, डिस्टेंस भी बढ़ गया। फिर ऐसे ही अगर आप पोटेशियम पे जाएंगे तो 4s1 हो जाएगी, रूबियम पे जाएंगे 5s1 हो जाएगी, सीजियम पे जाएंगे 6s1 हो जाएगी। तो 6th शेल तक पहुंच गए हैं हम, 6 शेल हो गई तो ऑब्वियसली साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इस केस में अब अगर हम बात करें अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड अगर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज हमेशा डिक्रीज होता है। साइज ऑफ एन एटम विल डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। अब भाई ये साइज जो है, देखिए जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज आपका जनरली डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, साइज क्यों डिक्रीज हो गया अब इस केस में, ये कह रहे हैं कि बेटा लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऐड होते हैं वो कीप ऑन इंक्रीजिंग इन सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन एडिंग इन द सेम शेल। तो ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे थोड़े, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे तो वो न्यूक्लियस की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होता जाएगा, साइज आपका श्रिंक होता जाएगा। तो साइज हमेशा डिक्रीज होता है जब आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे से समझाया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था। इसके बाद हम कल करेंगे आयनिक रेडियाई क्या होता है और वो कैसे लेफ्ट टू राइट क्या चेंज आता है, उसमें टॉप टू बॉटम क्या चेंज आता है। स्टे कनेक्टेड फॉर द सेम। हैव अ वेरी गुड डे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे अहेड।